हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 6 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के वो सारे के सारे इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ओनली 25 एमसीक्यू और हमारी पूरी की पूरी यूनिट फिनिश। विशेष तौर पे इन्हीं क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है। दिनेश का मॉडल पेपर आप लोगों के पास होगा, ठीक है, उससे भी कुछ क्वेश्चन देख लेना, लेकिन विशेष तौर पे यही क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, इन्हीं पे ध्यान देना। चलिए साहब, मैं पहला क्वेश्चन लिखवाता हूं और साथ में लिखवाता हूं पहले मैं यूनिट का नाम। और यूनिट का नाम क्या है ठीक से याद कर लो भैया, जिसने याद ना करा है, क्योंकि यूनिट का नाम याद करना बहुत जरूरी है। कम से कम यूनिट का नाम तो याद हो जाए। तो यूनिट का नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके सर, नाम तो बहुत शानदार है। क्या सर इसका काम भी इतना शानदार है? हाँ बेटा, बहुत शानदार है। सब कुछ पढ़ा हुआ आप लोगों को। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने 12th क्लास में बहुत पढ़ा है। ये ना माने तो आप देख लेना। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म। और अनुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं बेटे? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब और वाष्पदाब का अवनमन। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना इस पॉइंट पे। और इनके इन 4 के अलावा अगर 5वां अनुसंख्यक कोई गुणधर्म है तो वो होगा ही नहीं, जैसे श्यानता, घनत्व वगैरह, ये कोई अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं होते। अच्छा, एक लाइन में अनुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषा जल्दी बताओ मुझे क्या होगी? तो विलयन के ऐसे गुण जो विलय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ये विलय पदार्थ के रासायनिक गुणों पर डिपेंड नहीं करते हैं। चाहे आपने नमक घोला, चाहे आपने चीनी घोली है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस अणुओं की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, तो उसी विलयन का परासरण दाब ज्यादा होगा। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन ज्यादा होगा, हिमांक का अवनमन कम होगा, वाष्पदाब का अवनमन कम होगा। चलिए साहब आगे देखते हैं। चीजों क्वेश्चन नंबर पहला मैं लिखवाने वाला हूं। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। लाइन पे फोकस करना है पहले क्वेश्चन पे। जल्दी बताओ बेटे, एक जो भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूं ना वो ऑलरेडी पेपर में आ चुका है। विद्युत अपघट्य के लिए बांट हाफ कारक का कितना मान होता है? बहुत जरूरी है बेटे। किसके लिए? विद्युत अपघट्य के लिए। लाइन पे फोकस करना, विद्युत अपघट्य के लिए। ओके सर। अरे सर, विद्युत अपघट्य के लिए बांट हाफ कारक का मान कहां से छांट के क्वेश्चन लाए हो? ये वाला बांट हाफ कारक। देखिए क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा पेपर में, बांट हाफ कारक, विद्युत अपघट्य के लिए बांट हाफ कारक का मान होगा, का मान होगा। कितना होता है आपको बताना है, कितना होता है मेरे लाल। इसका मैं ए ऑप्शन लूंगा, ठीक है। 1 से कम, 1 से अधिक ले लिया मैंने, चलो 1 से अधिक होगा। बी नंबर 1 से कम, ये 1 से कम होगा, ठीक है। और बी, ए बी और सी नंबर मेरे पास क्या बेटे? 0 होगा। और डी नंबर मेरे पास कितना होगा? ए होगा। जल्दी बताओ इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 1 से अधिक होगा, ठीक है। 1 से कैसा होगा? अधिक होगा, या 1 से कम होगा, या फिर 0 होगा, या 1 होगा। अब आपके दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन फंस गया होगा कि यार विद्युत अपघट्य के लिए बांट हाफ कारक का मान कितना होना चाहिए? 0, है ना, लग रहा है ना। लेकिन बेटे 1 से कैसा होता है? अधिक होता है। आपको ऑप्शन मिल सकते हैं लिखने, तो बहुत जरूरी क्वेश्चन है यार। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछता है, ध्यान देना है आपको। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 2 में ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ। बांट हाफ कारक जो होता है ना, बांट हाफ कारक कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने ले ली वियोजन की मात्रा अल्फा होती है। वियोजन की मात्रा कितनी होती है बेटे? वियोजन की मात्रा कितनी होती है? अल्फा होती है। चलिए साहब, वियोजन की मात्रा अल्फा तथा 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 बांट हाफ कारक, बांट हाफ कारक। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आयो में बांट हाफ कारक, ठीक है, बांट हाफ कारक, ठीक है। तो वियोजन की मात्रा अल्फा तथा बांट हाफ कारक आई में सही संबंध है, में सही संबंध है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं करने के लिए आपको संबंध है, क्योंकि बिना ऑप्शन के तो आपसे बनेगा नहीं, क्योंकि थ्योरी पढ़ी नहीं है आपने। तो बेटे मेरे पास आ जाएगा पहले नंबर में मेरे पास आ गया आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा अल्फा होती है, ठीक है। तो I माइनस के 1 और N प्लस के 1। और बी नंबर मेरे पास आ गया इसका मेरे दोस्त, बी नंबर क्या आएगा इसका भैया? जल्दी बताओ। अल्फा इक्वल टू I माइनस के 1, I प्लस के 1 और N प्लस के 1, ठीक है सर, प्लस के 1। अच्छा, ए बी सी नंबर में दे रहा हूं करने के लिए बेटे आपको अल्फा I माइनस के 1 और N माइनस के 1, ठीक है, N माइनस के 1। और डी नंबर दे रहा हूं मैं N माइनस के 1 और I माइनस के 1। जल्दी बताओ, एक राइट ऑप्शन है और राइट आंसर कौन सा है? दोनों में से जल्दी चुनो, घबराओ मत। 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन लूंगा, से ज्यादा नहीं होंगे। तो वियोजन की मात्रा अल्फा तथा बांट हाफ कारक आई में सही संबंध है, तो एक ही राइट ऑप्शन है मेरे पास, ये वाला, ठीक है। सी इक्वल टू, सी बराबर कितना है बेटा? अल्फा बराबर हो गया I माइनस के 1 अपॉन N माइनस के 1। याद कर लो ठीक से, ठीक है। तो बांट हाफ कारक और आयनन की मात्रा में संबंध कौन सा होता है? अल्फा बराबर I माइनस के 1 अपॉन R माइनस के 1, यानी कि I माइनस के 1 अपॉन N माइनस के 1, जहाँ I का बांट हाफ कारक है। चलिए साहब, एक चीज और देखता हूँ, एक चीज और देखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास मेरे दोस्त, और क्वेश्चन मेरे पास 3 ये है के
के एक क्वेश्चन और है, विद्युत अपभट्टे का सक्रियता गुणांक का नाम सुना आपने? सक्रियता गुणांक है भाई, ना सुना है? अरे यार, तो विद्युत अपभट्टे, ओके सर ओके। एक क्वेश्चन ये वाला, विद्युत अपभट्टे, ठीक है, बताना बेटे फास्टली। विद्युत अपभट्टे के लिए सक्रियता गुणांक, ठीक है, सक्रियता गुणांक, ओके, ये अलग होता है, बांड हाफ गुणांक अलग होता है, सक्रियता गुणांक अलग होता है। दोनों क्वेश्चन हमारे पास कैसे हैं? अलग अलग हैं, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटे। तो विद्युत अपभट्टे के लिए सक्रियता गुणांक है का मान कितना होता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। ए नंबर सेम ऑप्शन दूंगा मैं करने के लिए, क्या एक से ज्यादा होता है, क्या बेटे एक से कम होता है, और डी नंबर मेरे पास, सी नंबर आगा मेरे पास 0 होता है, और डी नंबर मेरे पास आगा 1 होता है। जल्दी बताओ बेटा राइट आंसर कौन सा है? विद्युत अपभट्टे के लिए सक्रियता गुणांक है। सक्रियता गुणांक का मतलब होता है, सक्रियता गुणांक बराबर होता है तुम्हारे पास प्रभावी सांद्रता अपॉन वास्तविक सांद्रता। प्रभावी सांद्रता वास्तविक सांद्रता के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? सक्रियता गुणांक कहते हैं। ये क्वेश्चन में मैं लिखवाने वाला हूं। पहले जल्दी ये बताओ विद्युत अपभट्टे के लिए सक्रियता गुणांक कितना होगा? तो बेटा हमेशा 1 से कम होता है, 1 पे टिक मत मानना, 1 से कम होता है। बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन इसका, ठीक है। चलिए साहब मैं एक क्वेश्चन और लिखवा दूं, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा यहाँ पे, घबराओ मत। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 4 है, ताप तथा अणुभार में संबंध होता है, अणुभार में संबंध है, ठीक है, संबंध है। नाम सुना है आपने? टेम्परेचर, ताप तथा अणुभार में संबंध होता है। बेटा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, दिमाग लगाना है, यानी कि डेल्टा टी मैंने मान लिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डेल्टा एम, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। ये ए नंबर हो गया मेरे पास। बी नंबर है डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एम, ठीक है। और सी नंबर है मेरे पास डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी बराबर मेरे पास के गुणा डेल्टा एम, ठीक है। और डी नंबर है ये सभी। जल्दी बताओ बेटे कौन सा है? एक ऑप्शन चुनो, कौन सा, कोई सा भी ऑप्शन चुन लो इनमें से। ताप तथा अणुभार में संबंध है, ताप तथा अणुभार में क्या संबंध होता है? जल्दी बताओ, एक बार दिमाग लगा लो। डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डेल्टा एम। देखो अगर आपने क्वथनांक का उन्नयन हिमांक का अपनमन पढ़ा है तो वहां पे आता है मेरे पास विलेय का अणुभार m इक्वल टू 1000, यानी कि 1000 गुणा के वी गुणा स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी वी गुणा कैपिटल W। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि विलेय का जो अणुभार होता है ना, यानी कि जो अणुभार होता है वो ताप के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, हमेशा ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है पहला ऑप्शन मेरे पास कैसा? राइट है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन देखो तो दिमाग लगाना कि सर यही हमारा क्या राइट ऑप्शन होने वाला। तो डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेल्टा टी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 डेल्टा एम, ठीक है। यानी कि डेल्टा टी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एम, या डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डेल्टा एम, ठीक है। तो अणुभार के ताप व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए साहब लगाइए, 4 क्वेश्चन हो गए मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान देना है हमें, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में राउल्ट का नियम सबने पढ़ा होगा, राउल्ट के नियम का सूत्र है, राउल्ट के नियम का समीकरण। जल्दी बताओ बेटा फास्टली, राउल्ट के नियम का समीकरण। बहुत इजी क्वेश्चन है आपके, ये सबसे इजी क्वेश्चन ये वाला है, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये आगा पक्का। राउल्ट के नियम का समीकरण है, राउल्ट के नियम का समीकरण है। तो मेरे पास बेटे पी एस माइनस के पी अपॉन पी, ठीक है, बराबर हो गया मेरे पास एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है। सर ए नंबर दिया है आपने, इसका बी नंबर तो दे दो। अरे सर बी नंबर भी जरूर दूंगा, मैं जरूर दूंगा बी नंबर, घबराओ मत आप। माइनस के पी, पी एस माइनस के पी, ठीक है, अपॉन में मेरे पास पी आ जाएगा, ठीक है, बड़ा एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है। और डी नंबर मेरे पास, सी नंबर मेरे पास आगा इसका पी माइनस के पी एस अपॉन पी बराबर हो गया स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और स्मॉल डी नंबर मेरे पास आ गया पी माइनस पी एस अपॉन पी बराबर मेरे पास बड़ा एन ऊपर आ जाएगा छोटा एन प्लस कैपिटल एन। इधर राइट ऑप्शन बताओ जरा कौन सा एक ऑप्शन इसमें से राइट है। अगर आपने राउल्ट के बाज़दाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ रखा, राउल्ट के नियम का समीकरण है, राउल्ट के यानी कि राउल्ट के बाज़दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या बोलते हैं, राउल्ट के बाज़दाब अवनमन संबंधी नियम पढ़ रखा, तो आप इसका राइट आंसर बता दो। जल्दी बताओ कौन सा राइट आंसर होगा इसका। तो ठीक है बेटा, P माइनस पी एस अपॉन पी और इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन होता है, ठीक है। ए लाइन पे ध्यान देना, ठीक है। तो जब भी आप किसी नमक को जल में घोलते हो ना, अगर आप नमक को जल में घोलते हो तो जल का बाज़दाब कम हो जाता है, ठीक है, जल का बाज़दाब कम हो जाता है। तो विलायक का बाज़दाब मेरे पास P होता है, और PS जो होता है नमक को घोलने के बाद विलयन का बाज़दाब होता है, ठीक है। तो P माइनस पी एस अपॉन पी ये होता है बाज़दाब का अपेक्षिक अवनमन, उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के मोल परिभाज के बराबर होता है। यही तो सिद्धांत होता है राउल्ट के नियम के बाज़दाब अवनमन संबंधी नियम। चलिए साहब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास थोड़ा स्पेशल आता है। राउल्ट का नियम लागू होता है, 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 ठीक है।
बताना है बेटे राउल का नियम किस पे लागू होता है। तो पहला नंबर मेरे पास आ गया विद्युत अपभट्टे पर है भैया, विद्युत अपभट्टे के विलयन पर, विद्युत अपभट्टे पर। बी नंबर वाष्पशील पदार्थ पर, वाष्पशील पदार्थ पर। और इसका सी नंबर है मेरे पास अवाष्पशील पदार्थ पर, अवाष्पशील पदार्थ पर। ठीक है, चलो देखते हैं कौन सा राइट आंसर बताता है, पदार्थ पर। और डी नंबर है मेरे पास इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा राउल का नियम लागू किस पे होता है, तो ध्यान देना वाष्पशील पदार्थ पर भी लागू नहीं होता, विद्युत अपभट्टे के विलयन पर लागू नहीं होता, बचा कौन, अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता। ठीक है, राउल का नियम अवाष्पशील पदार्थ या विद्युत अनभट्टे और अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। सांद्र विलयन पर राउल का नियम लागू नहीं होता, सिर्फ अति तनु विलयन पर राउल का नियम लागू होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आती हैं यार, आप बढ़कर पढ़ो तो एक बार, कवर तो करो से करके, तभी समझ आएगा पढ़ाई में। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास आ गया, अति तनु विलयन पर नियम लागू होता है, राउल का नियम लागू होता है, याद कर लियो। सांद्र विलयन पर राउल का नियम लागू नहीं होता, लेकिन अति तनु विलयन पर राउल का नियम लागू होता। चलिए साहब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, जल्दी बताइए जरा मुझे। परासरण दाब अधिक होगा, परासरण दाब सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक होगा, किसका परासरण दाब सर्वाधिक होगा? जल्दी फास्टली दिमाग लगाना बेटे, बढ़िया करके जल्दी फास्टली दिमाग लगाना। एक बार ए नंबर मेरे पास हो गया 1% यूरिया विलयन, या मैंने लिख दिया यहाँ पे 0.1 m यूरिया विलयन। बी नंबर मैंने लिखा 0.1 m ग्लूकोज विलयन। ओके 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 ओके। और मैंने सी नंबर लिखा 0.1 m नमक हो गया मेरे पास NaCl। और डी नंबर मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पे ये, अरे भैया रे क्या 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 आगा, क्या आगा 0.1 m, 0.1 m, अरे 0.1 m क्या आगा यार, 0.1 m बेरियम क्लोराइड। जल्दी बता बेटा राइट ऑप्शन कौन सा है इसका, एक बार राइट ऑप्शन चुनो। यूरिया का आयनन होता नहीं है, ग्लूकोज का भी आयनन नहीं होता, तो ये तो बिल्कुल बेकार हो गया। नमक का आयनन होता है NaCl, इसमें 2 आयन है, इसमें 1 और 2 3 आयन है। तो जहां जितने ज्यादा आयन होंगे अणुओं की संख्या होगी, अणु संख्या गुणधर्म उतने ज्यादा होंगे। इसका मतलब है हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है बेटे, डी नंबर हो गया हमारा। ठीक है, बड़ा टिक लगाओ आप भी, तो ज्यादा बड़े क्वेश्चन ना आए, जल्दी खत्म कर दूंगा आज का लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास आ गया, अरे यार 6 2 बार लिखा गया, 7वां क्वेश्चन है मेरे पास। अब 8वां क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ भाई, 8वां क्वेश्चन मेरे पास आएगा, थोड़ा सा स्पेशल है 8वां क्वेश्चन। ठीक है, हो या ना हो पर आपके लिए बहुत स्पेशल है 8वां क्वेश्चन। देखो जरा क्वेश्चन आता, ठीक है हो गया। देखो बेटे 8वां क्वेश्चन याद करना ठीक से, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन दोनों चीजें बढ़िया का पढ़ लो आप, क्योंकि बहुत जरूरी है। आदर्श विलयन में, आदर्श विलयन के लिए, ठीक है, आदर्श विलयन के लिए 0 के बराबर नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता है, नहीं होता है। ऑप्शन दूंगा मैं, इसका ए नंबर है डेल्टा H, बी नंबर है डेल्टा V, सी नंबर है डेल्टा S, डी नंबर है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बता बेटा राइट ऑप्शन कौन सा है इसका। ठीक है, तो आदर्श विलयन के लिए 0 के बराबर नहीं होता। देखो डेल्टा H भी 0 के बराबर होता आदर्श विलयन में, डेल्टा V भी 0 के बराबर होता, इनमें से कोई नहीं। तो डेल्टा S जो होता है ना वो 0 के बराबर नहीं होता, डेल्टा S 0 के बराबर नहीं होता, एंट्रोपी में चेंज हो जाता। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना, डेल्टा S 0 के बराबर नहीं होता। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आदर्श विलयन के लिए 0 के बराबर नहीं होता, तो एक चीज है डेल्टा S, डेल्टा S कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। चलिए साहब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं। चलिए साहब, तो होगा यहाँ तक 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए, सिंपल से क्वेश्चन है ना। चलो अब 9वां क्वेश्चन देख लेता हूँ, और 9वें क्वेश्चन में विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, उसमें वो क्वेश्चन मैंने पीछे करवा भी रखा। अभी आपको ये बताना है कि प्रभावी सांद्रता, ठीक है, लाइन पे फोर्स करना है ठीक से, प्रभावी सांद्रता, ठीक है सर, प्रभावी सांद्रता तथा वास्तविक सांद्रता, ठीक है, तथा वास्तविक सांद्रता, ठीक है, वास्तविक सांद्रता, ठीक है, वास्तविक सांद्रता के अनुपात, के अनुपात को कहते हैं, के अनुपात को कहते हैं, अनुपात को कहते हैं। ठीक है, चलिए साहब देखते हैं के अनुपात को कहते हैं। तो इसका ए नंबर है बांट-हाफ कारक बोलते हैं इसको हम, बांट-हाफ कारक, पता नहीं सर, ये तो आपको ही पता होगा सर है भाई, बांट-हाफ कारक। बी नंबर सक्रियता, सक्रियता गुणांक,
ठीक है, सक्रियता गुणांक बोलते हैं इसको, पता नहीं सर। और सी नंबर मेरे पास ए तथा बी दोनों बोलते हैं इसको, ए तथा बी दोनों। और डी नंबर इनमें से कोई नहीं, एक राइट ऑप्शन है, चुनो इनमें से कोई नहीं। तो अधिकांश जगह बच्चे ए और बी दोनों में मार के आते हैं, पर आपको नहीं करना, आपको करना सक्रियता गुणांक पर। सक्रियता गुणांक पता है आपको कि प्रभावी सांद्रता और वास्तविक सांद्रता का अनुपात होता है। चलिए साहब नया क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास आ जाता है, छोटा सा क्वेश्चन है, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला। देखो बेटा, ये जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना है, समझ लेना है, रट लेना है इन चीज़ों को। चलिए साहब एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ मैं आपको परासरण दाब का। आप जरा मुझे ये बताओ बेटे, परासरण दाब, इस पर फोकस करना लाइन पे। परासरण दाब ज्ञात करने की विधि है, कौन सी विधि है? अगर तुमने पढ़ रखी है ना थ्योरी, तो क्वेश्चन को आप देख के बता दोगे कि सर ये होगी, परासरण दाब ज्ञात करने की विधि है। जल्दी बताओ बेटे दिमाग लगा के, कौन सी विधि है? परासरण दाब ज्ञात करने की विधि है। हाँ सर विधि है, पहला नंबर में ले रहा हूँ बैकमैन विधि। कितना शानदार नाम है, नाम में क्या रखा उसके काम में रखा होता है, क्यों? तो बैकमैन विधि हुई मेरे पास, पता नहीं सर होती नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। इसका सेकंड नंबर, अबे पहला नंबर ए और दूसरा नंबर मेरे पास बी, तो वैकमैन विधि, ओ माय गॉड। अच्छा ठीक है, दूसरा नंबर बताओ इसका कौन सा होगा? बैकमैन विधि हो गई। एक हो गई मेरे पास लैंडसबर्गर, कितना शानदार नाम है, देखो ये भी लैंडसबर्गर विधि। ओके ओके ओके, और बताओ सर, और बताएं ए बी, अरे यार टेट्रा लिखा गया, सीधा करके लिखो उसको, विधि, ठीक है। और बताओ सर, इसका जो डी नंबर है, सी नंबर जो मेरे पास है, सी नंबर जो मेरे पास होगा, सी नंबर मेरे पास होगा वर्कले, ठीक है सर, वर्कले हार्टले विधि। और डी नंबर है बेटे, डी नंबर है इसमें मेरे पास राष्ट्र विधि। जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है? खुद से एक बार दिमाग लगाओ और मुझे बताओ बेटे कौन सा ऑप्शन मेरे पास राइट है इसका। सोचो, बताओ, सोच लिया? ठीक है, ए वर्कले हार्टले विधि, ठीक है, इस पे लाइन पे ध्यान देना। वर्कले हार्टले विधि जो होती है वो परासरण दाब ज्ञात करने की एक विधि होती है, आपने पढ़ा भी होगा, चित्र बनाया होगा इसमें। चलो ना पढ़ा हो तो कोई बात नहीं है, याद कर लो कि वर्कले हार्टले विधि होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, और क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, जल का विलवणीकरण परिक्रम कहलाता है। जल का किसका बेटे? जल का विलवणीकरण परिक्रम कहलाता है। अब पता नहीं सर आपका क्या आंसर होना चाहिए इसके बारे में। देखिए जरा, ए नंबर मैंने लिया है परासरण दाब, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे परासरण दाब लिया है, और बी नंबर मैंने लिया है यहाँ पे विसरण लिया है, ठीक है, विसरण लिया है। और इसका जो मैंने सी नंबर लिया है वो लिया है बेटे मैंने ग्राहम, ठीक है। चलो मैंने सी नंबर इसमें जो ले लिया, मैंने सी नंबर ले लिया परासरण दाब, उत्क्रम परासरण ले लिया मैंने, उत्क्रम परासरण, ठीक है, मैंने उत्क्रम परासरण लिया है। और डी नंबर मैंने कुछ नहीं लिया है, मैं लिखूंगा ये सभी। जल्दी बताओ बेटे, उपर्युक्त सभी या ये सभी, कौन सा राइट ऑप्शन होगा इसका? जल का विलवणीकरण परिक्रम कहलाता, क्या कहलाता? उत्क्रम परासरण कहलाता। अच्छा ये बताओ, एक राइटली परिभाषा मुझे बताओ कि तो उत्क्रम परासरण क्या होता है? विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह उत्क्रम परासरण कहलाता है। चलिए साहब आगे बढ़ाता हूं मैं क्वेश्चन नंबर मेरे पास कौन सा आ गया बेटे? क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ गया 12, क्वेश्चन नंबर मेरे पास 12 आ गया। अच्छा एक चीज और देखो, आदर्श विलयन होगा, भैया इससे तो क्वेश्चन पक्के फंसने वाले हैं। आदर्श विलयन होगा तो आदर्श विलयन कौन सा होगा? चलिए साहब ए नंबर लिखता हूं मैं इसका। ए नंबर डेल्टा एच बराबर कितना है मेरे पास? 0 है। बी नंबर डेल्टा भी बराबर कितना है मेरे पास? बराबर नहीं है 0 के। सी बराबर मैंने लिख दिया डेल्टा एस बराबर नहीं है 0 के। अब इनमें से कोई नहीं। डी नंबर जल्दी बताओ बेटे, यह मैंने लिखा, ये सभी कर दिया। चलो मैंने राइट आंसर बताओ कौन सा होगा इसका? सोचो एक बार, दिमाग लगाओ, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो आदर्श विलयन के लिए डेल्टा एच का मान कितना होता है बेटे? 0 होता है। लाइन पे ध्यान देना, डेल्टा एच का मान भी 0 होता है, डेल्टा भी का मान भी 0 होता है, पर डेल्टा एस का मान 0 के बराबर नहीं होता। चलिए साहब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 12 हो गए, 9, 10, 11, 12। चलिए साहब एक क्वेश्चन मैं और लिखवा दूं अभी। क्वेश्चन नंबर 13 मैं यहाँ से शुरू करवाऊंगा, ज़्यादा नहीं और रखे हैं छोटे से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास, क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात किया जाता है। लाइन पे फोकस करना ठीक से। क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है बेटे, क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात करने की विधि है, ज्ञात करने की विधि है। कौन सी विधि है?
ठीक है, कौन सी विधि है? ए नंबर मेरे पास, ठीक है, ए नंबर है मेरे पास बैकमैन विधि, पता नहीं सर यही होती है नहीं होती है, बैकमैन विधि, कितना शानदार नाम है, बैकमैन विधि है। और बी नंबर है मेरे पास मेरे दोस्त बर्कले हाल्टले विधि, अरे हटा इसे तो मैंने बता दिया आपको, राष्ट्र विधि कर दिया मैंने, राष्ट्र विधि कर दिया मैंने, ठीक है सर। और मेरे पास ए बी सी नंबर मेरे पास आ गया लैंडस बर्गर, खाया भाई बर्गर, लैंडस बर्गर विधि। और मेरे पास डी नंबर मेरे पास आ गया फ्राडे विधि। जल्दी बताओ बेटे कौन सी विधि है? फ्राडे विधि। एक ऑप्शन चुनो राइट जल्दी फटाफट, 23 है। तो क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात करने की कौन सी विधि होती है? लैंडस बर्गर विधि होती है। टिक लगाओ बढ़िया करके, आता पेपर में क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास, ठीक है। हिमांक का अवनमन, ये मैं शॉर्ट में लिखूंगा हिमांक अवनमन, ठीक है। हिमांक अवनमन ज्ञात करने की विधि है, हिमांक अवनमन ज्ञात करने की विधि है, करने की विधि है। तो डायरेक्टली ऑप्शन दे दूं या फिर डायरेक्ट लिख दूं? तो पहला नंबर में लिख रहा हूं इसमें बेटे, ए नंबर में लिख रहा हूं इसमें बैकमैन विधि है, ठीक है। कौन सी विधि है चेक कर रहे हैं आप? बैकमैन विधि, ठीक है। अब की बार तो आप राइट ऑप्शन पे क्लिक कर ही दोगे कि भाई ये राइट ऑप्शन है मेरे पास। और फिर दूसरी राष्ट्र विधि ले दिया मैंने, चलो मैंने राष्ट्र विधि कर दिया यहाँ पे। और मैंने फोर्थ नंबर पे भैया मैंने कर दिया, मैंने सी नंबर पे मैंने ले लिया है लैंडस बर्गर विधि, क्योंकि ऊपर तो आ चुकी है तो ये तो होगी नहीं किसी कीमत पे, लैंडस बर्गर विधि। अब एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, लैंडस बर्गर विधि। और मेरे पास डी नंबर आ गया मेरे पास हेनरी का नियम, ठीक है, हेनरी का नियम। जल्दी बताओ बेटे कौन सी विधि होगी इनमें से चारों में से? तो एक राइट आंसर है मेरे पास बैकमैन विधि। बैकमैन विधि के द्वारा हम क्या करते हैं? हिमांक अवनमन ज्ञात किया जाता है, यानी कि हिमांक का अवनमन बैकमैन विधि से ज्ञात किया जाता है, लैंडस बर्गर विधि से क्वथनांक का उन्नयन ज्ञात किया जाता है, और बर्कले हार्टले विधि से प्रश्न दाब ज्ञात किया जाता है। कि तीनों के तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन फंसने वाला पक्का 100%, कोई रोक नहीं सकता इस ऑप्शन को, ठीक है। चलिए साहब मैं आगे देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 मेरे पास छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ बेटे कि आसुत जल की मोलरता कितनी होती है? आसुत जल की मोलरता कितनी होती है? आसुत जल की मोलरता कितनी होगी? जल्दी बताओ बेटे, मोलरता होगी, आसुत जल की मोलरता होगी कितनी होगी? एक नंबर में दे रहा हूं 1 होगी, बी नंबर में दे रहा हूं 0 होगी, डी नंबर में दे रहा हूं इज लेस देन 1 होगी, यानी कि 1 से कम होगी, और डी नंबर में दे रहा हूं 55.56, ठीक है। जल्दी बताओ बेटे कितनी मोलरता होती है? तो आसुत जल की मोलरता होगी कितनी होगी मेरे पास? 55.56 होती है, ठीक से याद कर लो। 55.56 क्या होती है? आसुत जल की मोलरता होती है। अच्छा एक क्वेश्चन में और लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 16, आना 10 बिलियन है। आना 10 बिलियन कौन सा है बेटे? आना 10 बिलियन के लिए सत्य है, आना 10 बिलियन के लिए सत्य है, ठीक है साहब। चलिए आना 10 बिलियन के लिए सत्य है, क्या सत्य है? राम राम सत्य है भाई? अरे नहीं यार, देखो ए नंबर मेरे पास कितना है बेटा? ए नंबर मेरे पास कितना होना चाहिए मेरे दोस्त? ए नंबर मेरे पास होना चाहिए आना 10 बिलियन। डेल्टा एच बराबर नहीं होता है 0, और डेल्टा भी बराबर भी नहीं होता है 0 के। डी बराबर मेरे पास डेल्टा एच बराबर मेरे पास 0 के बराबर होता है, और डेल्टा भी बराबर मेरे पास 0 के बराबर होता है। क्या मेरे पास ए बी नंबर आएगा ये, ठीक है। सी नंबर में लिख रहा हूँ क्या डेल्टा एच बराबर 0 होता है आना 10 बिलियन के लिए, और क्या मेरे पास डी बराबर डेल्टा भी बराबर 0 होता है? जल्दी बताओ एक राइट आंसर चुनो कौन सा होगा इसमें से। तो भैया आना 10 बिलियन के लिए डेल्टा एच बराबर भी 0 नहीं होता, डेल्टा भी बराबर भी 0 नहीं होता। अगर डेल्टा एच का मान पॉजिटिव है तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाला आना 10 बिलियन होगा, और अगर डेल्टा एच का मान नेगेटिव है तो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला आना 10 बिलियन होगा। कितने क्वेश्चन हो गए मेरे पास? 16 क्वेश्चन हो गए। चलिए 4-5 क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए साहब हो गए यहाँ तक 16 क्वेश्चन, और देख लेते हैं 4-5 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 17वां आ गया है, बांट हाफ कारक प्रयुक्त होता है। जल्दी बताओ बांट हाफ कारक किसके लिए यूज होता है बेटे? बांट हाफ कारक, ठीक है, बांट हाफ कारक प्रयुक्त होता है। किसके लिए होता है मुझे नहीं पता, आप बताओगे। प्रयुक्त तो होता है, बांट हाफ कारक प्रयुक्त होता है। ओके सर ओके। ए नंबर लबड़ों के लिए होता है, जो सल्ट्स आते हैं मेरे पास, सल्ट जो आते हैं लबड़ों के लिए होता है, लबड़ों के लिए। या फिर मेरे पास बी नंबर आता है विद्युत अपघट्य के लिए, विद्युत अपघट्यों के लिए, विद्युत अपघट्यों के लिए। जल्दी बताओ बेटे। और जो इसका मेरे पास ए बी सी नंबर है वो होता है ए तथा वी दोनों के लिए, ए तथा वी दोनों के लिए। और जो मेरे पास डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ बेटे इनमें से कोई नहीं। देखो बांट हाफ गुणक, यानी कि बांट हाफ गुणक या बांट हाफ कारक या बांट हाफ गुणक विद्युत अपघट्य के लिए लागू होता है जो आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत अपघट्यों के लिए मेरे पास बांट हाफ कारक यूज होता है। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 18 में लेने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में लेने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा स्पेशल है, बताना है बिलियन का सामान्य समीकरण होता है।
क्या होता है, विलयन का सामान्य समीकरण क्या होगा, आपको ने याद कर रखा, विलयन का सामान्य समीकरण होगा। अच्छा सर, विलयन का सामान्य समीकरण होगा, कौन सा होगा बेटे, पहला नंबर दे रहा हूं मैं, पी भी बराबर एन एस टी, ठीक है। सेकेंड नंबर है मेरे पास P अपॉन भी बराबर एन एस टी, ठीक है। और थर्ड नंबर मेरे पास है पी भी अपॉन एन स्क्वायर एस टी, और इसका जो मेरे पास ए नंबर लिखो, इसका मेरे पास बी नंबर लिखो, इसका मेरे पास सी नंबर लिखो, और इसका मेरे पास डी नंबर लिखो, ठीक है बेटे। डी नंबर है मेरे पास क्या आ जाएगा, पी अपॉन बी बराबर एन एस टी और पी बी बराबर एन एस स्क्वायर टी स्क्वायर। जल्दी बताओ राइट आंसर कौन सा है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर है। याद कर लो कि विलयन का सामान्य समीकरण पी बी बराबर एन एस टी होता है, जहाँ एस क्या है, एक कांस्टेंट होता है, जैसे हम विलयन स्थिरांक कहते हैं, इसका मान होता है 0.0821 वायुमंडलीय लीटर प्रति सेकंड प्रति मोल, ठीक है। इसका एस का मान याद कर लो, कभी कभी आपसे एस का मान नहीं पूछ सकता। चलिए साहब मैं क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूँ। अगर आपने देखो क्वेश्चन नंबर 19 आ गया हमारा, अगर आपने नमक को जल में मिला दिया तो नमक के जलीय विलयन का जो बास दाब होगा, यानी कि नमक के NaCl के जलीय विलयन का बास दाब, NaCl के जलीय विलयन का बास दाब, ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछ सकता है। NaCl के जलीय विलयन का वाष्प दाब, ठीक है बेटे, वाष्प दाब, NaCl के जलीय विलयन का वाष्प दाब। इसका मैं ऑप्शन नंबर दे रहा हूँ, ए नंबर जल से अधिक होता है, अरे भैया लो यार, जल से अधिक होता है, पता नहीं यार, जल से अधिक होता है, पता नहीं भाई, पता नहीं, जल से अधिक होता है, ठीक है। बी नंबर जल से कम होता है, ये भी पता नहीं है, जल से कम होता है सर, पता नहीं है, जल से कम होता है, पता नहीं सर। अच्छा बेटे, बी नंबर 0 होता है, सी नंबर 0 होता है, या डी नंबर मेरे पास 1 होता है, क्या लग रहा है आपको। NaCl के जलीय विलयन का बास दाब जल से अधिक होता है, या मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। जल्दी बताओ। तो बेटे जब भी देखो जल का जो बास दाब होता है ना, जल का बास दाब होता है, जैसे उसमें नमक घोलोगे तुरंत जल का बास दाब क्या होगा, विलायक का बास दाब कम हो जाता है, जिसे हम बास दाब का अवनमन कहते हैं। यानी कि NaCl के जलीय विलयन का बास दाब जल से कैसे होता है, हमेशा कम होता है, याद कर लो, यानी कि P माइनस के PS, यही तो होता है, यानी कि विलायक का बास दाब माइनस विलयन का बास दाब, ठीक है। तो विलायक का बास दाब ज़्यादा होता है, विलयन का बास दाब हमारा कम होता है, ठीक है। तो बी नंबर है, जल से कम होता है, हमेशा याद कर लो, ठीक से। चलिए साहब आगे देखता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में थोड़ा स्पेशल है, कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, प्रॉपर्टीज नहीं है। देखो ऑप्शन नंबर ए मैं ले रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए क्वथनांक का उन्नयन, या शॉर्ट में लिख दो क्वथनांक उन्नयन। बी नंबर हिमांक अवनमन, सी नंबर परासरण दाब, ठीक है। और मेरे पास डी नंबर आ जाएगा बेटे इसका श्यानता। जल्दी बताओ कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, 2 4 कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, जल्दी बताओ, फास्टली दिमाग लगा लो एक बार से करके। तो बेटे इसमें से 4 ऑप्शन 3 सही हैं, यानी एक क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब, सबकी सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, परस यानी कि अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। लेकिन बचा हमारे पास श्यानता अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं होती है, इसलिए श्यानता इज अ राइट ऑप्शन है हमारा कि भैया कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, तो श्यानता हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होती है। चलिए साहब नया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये पेपर में आ रखा है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 में मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर बेटे मैंने 21 में ले लिया, और क्वेश्चन नंबर 21 में बड़ा छोटा होने वाला है। अब छोटा क्वेश्चन कौन सा होने वाला है वो हम देखते हैं एक बार, ठीक है। देखो यानी कि आदर्श विलयन है, आदर्श विलयन है, एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, आदर्श विलयन है, ठीक है। आदर्श विलयन कौन सा है वो भी हम चेक करते हैं, ठीक है। पहला नंबर है मेरे पास C6H5Cl प्लस C6H5Br, ठीक है। बी नंबर मैंने ले लिया C6H5Br प्लस वाटर, ठीक है बेटा। और फिर मैंने बी और सी नंबर मैंने लिया है, ठीक है, वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस HCl, ठीक है सर। और डी नंबर मैंने लिया है एथिल एल्कोहल प्लस वाटर। अब जरा जल्दी बताओ मुझे बेटा राइट ऑप्शन कौन सा है इनमें से, तो एक ऑप्शन हमें सबसे अलग दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है। तो आदर्श विलयन कौन सा है मेरे पास, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन के मिक्सचर कौन सा होता है बेटे, आदर्श विलयन होता है हमारा, ठीक है। या बेंजीन प्लस एसीटोन का मिक्सचर हमारे पास क्या होता है, आदर्श विलयन होता है। अब ये देखो C6H5Br प्लस वाटर, अगर वाटर में आपने कुछ भी मिलाया तो वो धनात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन बन जाता है, और अगर वाटर में आपने एसिड मिला दिया तो वो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला
वाला आना 10 बिलियन बन जाता। तो इसका एग्जाम्पल एक क्रम में होते हैं, बढ़िया का याद कर लो, समझ लो इस चीज को। चलिए साहब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चे वाला। ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, लाइन पे ध्यान दें बेटे, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ता बताना है आपको। तो पहला नंबर आ गया मेरे पास, पहला नंबर आ गया मोलरता, ठीक है सर, मोलरता। इसका ए नंबर लिख दिया मैंने, बी नंबर लिख दिया मैंने नॉर्मलता, ओके सर ओके, नॉर्मलता। और सी नंबर लिख दिया मैंने मोललता, मोललता। और भैया मैं डी नंबर लिखूंगा, इसका डी नंबर लिखूंगा मैं, इसका डी नंबर लिखूंगा। इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ बेटे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन राइट है, चुनो। तो बेटा मोललता, मोललता, ठीक है, मोललता पर ताप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बाकी सब पर पड़ता, लेकिन इस मोललता पर ताप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 में लेने वाला हूँ, थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है भैया, ठीक है, थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, बताना है आपको कि क्या स्पेशल क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन मेरे पास है, निम्न में से क्वथनांक अधिकतम होगा, क्वथनांक अधिकतम होगा, क्वथनांक अधिकतम होगा, ठीक है। लाइन पे फोकस करते हैं। ए नंबर यूरिया का, बी नंबर ग्लूकोज का, पता नहीं सर। और भैया सी नंबर मेरे पास किसका हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा मेरे पास नमक का, NaCl का। और डी नंबर है मेरे पास जिंक सल्फेट का। तो बेटे पहले चेक कर लो आयनों की संख्या किसमें ज़्यादा है। तो यूरिया और ग्लूकोज में आयनों की संख्या है नहीं, खत्म हो गई। नमक में आयनों की संख्या 2 है, जिंक सल्फेट में भी आयनों की संख्या 2 है, बट इसका क्वथनांक 746 डिग्री के आसपास होता है। और इसका जो क्वथनांक होता है जिंक सल्फेट का, वो 1440 या 46 डिग्री के आसपास होता है। अब अंदाजा लगा लो तो क्वथनांक किसका ज्यादा होता है, जिंक सल्फेट का। लाइन पे ध्यान देना बेटे, जिंक सल्फेट का क्वथनांक कैसा होता है, बहुत अधिक होता है। तो इधर राइट ऑप्शन कौन सा मेरे पास, जिंक सल्फेट हो गया। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 24 में मैं ले रहा हूँ, स्पेशल क्वेश्चन है, लाइन पे फोकस करना ठीक से। अब क्वेश्चन मेरे पास क्या है वो भी हम चेक कर लेते हैं। वो भी हम चेक करने का मतलब ये होता है कि भैया देखो K2SO4 का बांट हाफ गुणक है, बांट हाफ गुणक है। जल्दी बताओ बेटे, बांट हाफ गुणांक है या बांट हाफ कारक है, कितना होगा बेटे। मेरे पास ऑप्शन 1 है, बी नंबर है मेरे पास 2 है, और सी नंबर है मेरे पास 3 है, और डी नंबर है मेरे पास 4 है। जल्दी बताओ बेटा कौन सा होगा। ऑप्शन राइट, K2SO4 का बांट हाफ गुणांक कौन सा होगा। तो K2 में देखो 2 आयन ये हैं, SO4 मेरे पास 1 हो गया, तो 3 हो गया। तो मेरे पास कितने हो गए, 3 हो गए। आयनों में तोड़ दो तो वियोजन या संयोजन के पश्चात अणुओं की संख्या अपॉन वियोजन या संयोजन से पहले अणुओं की संख्या, ये फॉर्मूला होता है बांट हाफ गुणांक निकालने का। तो 3/1 आगा, और 3 हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और बचा, लिख दूं। चलिए साहब 24 क्वेश्चन रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, इन क्वेश्चन को देखो, दिमाग में फंसाओ, और ये देखोगे यार क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है। आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, राउल का नियम, हेरने का नियम, इन सब की थ्योरी पढ़ लो, और इनसे कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछ सकता है। चलिए साहब अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स।